Welcome all of you on my YouTube channel Economics with Excellence. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स की हम बात कर रहे थे और उसमें हमने मर्केंटलिज्म के बारे में कुछ एक जो मेन उनके पॉइंट थे, इकोनॉमिक आइडियाज थे, वो हमने स्टडी किए। और आज की मेरी इस वीडियो में आज हम फिजियोक्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे और जो फिजियोक्रेसी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ और जो फिजियोक्रेट्स थे उनके मेन इकोनॉमिक आइडियाज क्या थे और उनके द्वारा दी गई जो थ्योरीज थी वो कौन कौन सी थी। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम जो है इसका क्रिटिसिज्म जो है वो स्टडी करेंगे, जो विभिन्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा फिजियोक्रेसी का क्रिटिसिज्म किया गया उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे। मर्केंटलिज्म के दो इकोनॉमिक थॉट थे, उनका क्रिटिसिज्म होने के बाद फिजियोक्रेसी का ओरिजिन हुआ। तो ये 18th सेंचुरी में फ्रांस में इनका जो इकोनॉमिक आइडियाज थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे और इनके जो मेन प्रिंसिपल थे वो बेसिकली फ्रांस से जो थे वो उत्पन्न हो रहे थे। सो जो मर्केंटलिज्म था उसमें जो था वो एग्रीकल्चर को जो है वो अनप्रोडक्टिव माना जाता था। तो उसी का जो क्रिटिसिज्म है फिजियोक्रेट्स ने किया और इनकी जो थ्योरीज थी या फिर जो फिजियोक्रेसी है इसको जो है एग्रीकल्चर सिस्टम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो थे एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। और जो थिंकर्स थे, जो इकोनॉमिक थिंकर थे, जिन्होंने जो है फिजियोक्रेसी के लिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और इसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, उनको जो है फिजियोक्रेट्स कहा जाता है। जो फिजियोक्रेट्स थे उन्होंने जो है जनरल प्रिंसिपल्स जो उन्होंने डेवलप किए हुए थे उनको जो है इकोनॉमिक फिनोमिना में ढाला और उनको जो है सिस्टमैटिकली एनालाइज किया और उसको जो है फिर बाद में उन्होंने थ्योरेटिकली या फिर जो थ्योरी के रूप में आगे प्रेजेंट किया। तो जो फिजियोक्रेट्स है उनको जो है इकोनॉमिक साइंस का एक तरह से फाउंडर माना जाता है। फिजियोक्रेसी को जो है फर्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट भी कहा जाता है और जो फिजियोक्रेसी का मतलब होता है कि जो नेचर का रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो एक टर्म में परिभाषित किया है, दैट इज रूल ऑफ नेचर। सो फिजियोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ नेचर। और जो फिजियोक्रेसी का जो उद्भव था वो मर्केंटलिज्म के क्रिटिसिज्म के बाद हुआ और इसको ये भी कहा जाता है कि जो मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन था वो जो था फिजियोक्रेट्स का था। फिजियोक्रेट्स का मानना था कि जो मर्केंटलिज्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो जो है नेशन को हार्म कर सकती है, इसलिए जो है उन्होंने मर्केंटलिज्म की जो पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट जो है अपना थॉट्स दिए और अपनी जो कुछ एक रिसर्च उन्होंने की थी और जो थ्योरीज उन्होंने दी थी वो मर्केंटलिज्म के जो थी वो अगेंस्ट थी। अब हम जो फिजियोक्रेट्स हैं उनके मेन आइडियाज पे आएंगे और इनको स्टडी करेंगे कि जो इनके मेन आइडियाज है इकोनॉमिक्स को लेकर वो किस किस तरह से इन्होंने डिफाइन किए हैं। तो फर्स्ट इनका मेन आइडिया वो है इंटरेस्ट। फिजियोक्रेट्स के अनुसार इंटरेस्ट को जो है वो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मनी और कैपिटल जो है उसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार जो कैपिटल है वो सेविंग का जो है वो रिजल्ट है। सो फिजियोक्रेसी के अनुसार जो इंटरेस्ट है जो कि लोन पर चार्ज किया जाता है वो जो है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो है वो लेना चाहिए। जो लोन है वो जो है एक जो व्यक्ति लोन लेता है उसको जो है एग्रीकल्चर पर्पस या फिर जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करने के लिए लोन जो है वो दिया जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार का जो लोन है इनके अकॉर्डिंग वो जो लोन है वो प्रोडक्टिव लोन होता है। सेकंड, जो पॉपुलेशन को लेकर फिजियोक्रेट्स का जो था वो आइडिया ये था कि जो पॉपुलेशन है वो जो है लार्ज होनी चाहिए। अब ये लार्ज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन से जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी और कंजम्पशन के इंक्रीज होने से जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी और प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से वेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इसलिए जो पॉपुलेशन है फिजियोक्रेट्स ने इसको प्रोडक्टिव माना है। थर्ड जो इनका पॉइंट है वो है इंडिविजुअलिज्म एंड लेजर फेयर। जो फिजियोक्रेट्स थे वो बिलीव करते थे कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो जो है मोटिवेशन प्रदान करता है और ये जो मोटिवेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो पूरा करने के लिए या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एनहांस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
हर एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको वो चीज पता है कि जो उसके लिए बेनिफिशियल कौन सी चीज है जिसका वो प्रोडक्शन करेगा, और जो उसको जो हार्म करेगी जो जिसकी प्रोडक्शन वो कौन सी है। तो इनका मानना था कि जो इंडिविजुअल है वो रैशनल होता है। और जो लेजर फेयर है, फिजियोक्रेसी के अनुसार जो लेजर फेयर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो गवर्नमेंट को जो है वो पार्शली जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए, उसको पूरी तरह से जो है वो इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और जो इकोनॉमिक की एक्टिविटीज हैं वो अपने आप में जो है वो अपने आप में ही वो एडजस्टमेंट कर लेती हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको इतना ज्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फोर्थ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है नेचुरल ऑर्डर। फिजियोक्रेट्स के अनुसार जो नेचुरल ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके अनुसार जो नेचुरल ऑर्डर है वो गॉड के द्वारा बनाया जाता है ताकि उससे जो है मैनकाइंड का जो है वो वेलफेयर हो सके। तो इसलिए नेचुरल ऑर्डर को ह्यूमन बीइंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो फिफ्थ इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नेट प्रोडक्ट। फिजियोक्रेट्स का मानना है कि जो नेट प्रोडक्ट है वो नेचर की आउटकम है। जो नेचर में जो प्रोडक्शन की जाती है उसका जो आउटकम है वो नेट प्रोडक्ट है। और जो ये नेचुरल जो चीज़ें हैं इसमें एग्रीकल्चर इनकी शामिल है। तो एग्रीकल्चर को इन्होंने सुप्रीम माना है, बाकी सारे के सारे जितने भी ऑक्यूपेशन है उसमें से एग्रीकल्चर को इन्होंने सुप्रीम माना है। और इनका मानना है कि ये जो है वेल्थ का एकमात्र जो है वो सोर्स है। जो फिजियोक्रेट्स थे उनका मानना है कि जो नेट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है इकोनॉमिक सरप्लस का जो है एक फंडामेंटल आइडिया है। जो नेट प्रोडक्ट है उससे जो है इकोनॉमिक सरप्लस होता है, और इकोनॉमिक सरप्लस जो है वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो एग्रीकल्चर को जो है वो डोमिनेंट माना है इन्होंने, बाकी सभी जितने भी ऑक्यूपेशन है उनमें से एग्रीकल्चर को इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट माना है। और इन्होंने माना है कि जो एग्रीकल्चर है वो जो है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले करता है। और फिजियोक्रेट्स के अनुसार एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि नेट प्रोडक्ट और जो सरप्लस है कंट्री को वो दे सकता है। फिजियोक्रेट्स के अनुसार एग्रीकल्चर ही ऐसी एक एक्टिविटी है जिसमें जो नेट वेल्थ की जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उसको करने के लिए जो वेल्थ की कंजम्पशन है वो कम लगेगी और इससे जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी। इसीलिए जो फिजियोक्रेट्स है उन्होंने एग्रीकल्चर से होने वाला जो सरप्लस है उसको जो है वो नेट प्रोडक्ट कहा है। सिक्स्थ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है द सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, और जिसको इन्होंने टेबल इकोनॉमिक के द्वारा समझाया है। वेल्थ का जो सोर्स है उसको डिस्कवर करने के बाद फिजियोक्रेट्स के आगे ये प्रॉब्लम आई कि जो वेल्थ है उसका जो है वो सर्कुलेशन किस तरह से किया जाए जो कि विभिन्न जो सोसाइटीज की डिफरेंट क्लासेस थी उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इसके लिए उन्होंने जो है टेबल इकोनॉमिक का सहारा लिया, और फिजियोक्रेट्स जो थे वो फर्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम जो थी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम थी वो एनालाइज की। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को जो वो सॉल्व करने के लिए वो जाने माने जो फिजियोक्रेट्स थे क्यूज ने उन्होंने जो है टेबल इकोनॉमिक का जो है वो इंट्रोडक्शन की थी। जो क्विजने थे वो जो थे डॉक्टर थे और जाने माने बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है टेबल इकोनॉमिक के द्वारा जो सर्कुलर ऑफ वेल्थ है और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है इनका जो है वो कंपैरिजन किया था। ये जो इकोनॉमिक टेबल था वो रिप्रेजेंट करता था कि जो वेल्थ की सर्कुलेशन है एक इकोनॉमी में किस तरह से होती है। तो ये जो टेबल था ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल था जो कि जो वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। 7 जो फिजियोक्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो है टैक्सेशन। जो फिजियोक्रेट्स थे उनके अनुसार जो टैक्सेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है नेट प्रोडक्ट से। फिजियोक्रेट्स जो थे वो मानते थे कि जो लैंड है उस पर किया गया जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस देता है और उसी सरप्लस से जो है वो टैक्स जो है वो पे करना चाहिए।
फिजियोक्रेट्स जो थे उन्होंने एग्रीकल्चर पर जो है वो सिंगल टैक्स सिस्टम जो है वो अप्लाई करने का सुझाव दिया, और उसके बाद जो है इस पर जो है सिंगल टैक्स सिस्टम पर जो है वो ऑब्जेक्शन किया गया, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो बहुत ही कम हो रहा था। और जो इस तरह का टैक्स सिस्टम है वो जो है एक इकोनॉमी के लिए जस्टिफाई नहीं था, क्योंकि ये जो है जो अदर सोर्स ऑफ वेल्थ हैं गवर्नमेंट के उसको जो है वो इग्नोर करता था। बट यहाँ पर हम फिजियोक्रेसी की बात कर रहे हैं और उनके जो टैक्स सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, तो उनके अनुसार जो है एग्रीकल्चर पर जो है सिंगल टैक्स सिस्टम जो है वो अप्लाई करना चाहिए। जो 8th इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। फिजियोक्रेट्स जो थे वो मानते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो जो है एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, और उनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एक तरह का एक ट्री है और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में फिजियोक्रेट्स का मानना था कि जो लैंडलॉर्ड है या फिर उसका जो लैंड का ऑनर है उसको जो है 2/5 जो है लैंड का सरप्लस जो है वो इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो वो लैंड है उसके पास उसको जो है वो कल्टीवेशन के जो है वो लायक बनाए। और लैंडलॉर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फार्मर को जो है वो कल्टीवेशन करने के लिए नेसेसरी फंड जो है वो प्रोवाइड करवाए। और जो लैंडलॉर्ड है अगर वो उसका जो शेयर है जो फार्मर है उसका शेयर जो है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो वो जो उसका बेनिफिट है जो उसको मिल रहा है वो जो है उसे छीन लेना चाहिए जो कि उसको कल्टीवेशन के द्वारा मिला। और उसके बावजूद जो फिजियोक्रेट्स थे उन्होंने और भी ज़्यादा ड्यूटीज जो थी वो एक लैंडलॉर्ड के ऊपर इम्पोज की। उनका मानना था कि जो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बनती है कि जो कल्टीवेशन के अंदर जो लैंड है उसको जो है रिन्यू करता रहे और उसको कल्टीवेशन के लायक बनाता रहे, और जो है वो फार्मर की हेल्प करे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। 9th की कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्रेड। जो मर्केंटाइलिस्ट थे वो जो थे कॉमर्स और इंडस्ट्री जो थे उसको प्रोडक्टिव मानते थे, और जो एग्रीकल्चर है उसको अनप्रोडक्टिव मानते थे। तो इसके उलट में जो फिजियोक्रेट्स थे वो जो थे वो इंडस्ट्री और कॉमर्स के जो सेक्टर थे उनको अनप्रोडक्टिव मानते थे, और सिर्फ एग्रीकल्चर को जो है वो प्रोडक्टिव मानते थे। और जो एक्सचेंज होती है उसको भी जो फिजियोक्रेट्स हैं वो अनप्रोडक्टिव मानते थे। जो फिजियोक्रेट्स थे उनका मानना था कि जो फॉरेन ट्रेड है वो अनप्रोडक्टिव है या फिर जो है वो रियल वेल्थ का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो उसमें से जो कुछ एक फिजियोक्रेट्स थे वो जो थे वो फॉरेन ट्रेड को जो थे वो इविल मानते थे, और इसके अनुसार जो ये उनका ये मानना था कि जो फॉरेन ट्रेड है वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो फिजियोक्रेट्स थे वो फॉरेन ट्रेड के अगेंस्ट थे। जो फिजियोक्रेट्स थे वो मानते थे कि जो एक्सचेंज है, जो वस्तुओं का एक्सचेंज है वो लिमिटेड स्थितियों में करना चाहिए। जैसे यदि जो प्रोडक्शन है किसी वस्तु की जो प्रोडक्शन है वो पर्टिकुलर कंट्री नहीं कर पा रही है या फिर वो नहीं कर सकती है, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस वस्तु का प्रोडक्शन कर सके। एक तो इस स्थिति में जो है वो कंट्री जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कर सकती है या फिर वस्तुओं का जो एक्सचेंज है वो कर सकती है। और सेकंड जो स्टेज है वो ये है कि अगर जो कंजप्शन है वो एक्सेस हो जाए तो उस कंजप्शन को पूरा करने के लिए जो कंट्री है वो एक्सचेंज कर सकती है। अदरवाइज जो फॉरेन ट्रेड है या फिर जो एक्सचेंज है वो जो है एक कंट्री के लिए हानिकारक है। 10th जो फिजियोक्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक है वो है फंक्शन ऑफ स्टेट। जो फिजियोक्रेट्स थे वो मानते थे कि जो कंट्री है वो नेचुरल ऑर्डर के अनुसार चलनी चाहिए, इसलिए जो स्टेट का फंक्शन है वो जो है वो कम से कम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पीछे लेजर फेयर जो पॉलिसी है उसमें बताया कि जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है वो बहुत ही कम होना चाहिए। सो जो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कंट्री को जो है वो लिबर्टी देनी चाहिए, और जो है इंडिविजुअल को भी इसमें लिबर्टी होनी चाहिए। जो स्टेट का रोल है इसमें बहुत ही मिनिमम सा होना चाहिए।
जो फिजियोक्रेट्स थे उनका मानना है कि जो कंट्री के ऊपर आने वाले जितने भी ट्रबल हैं या फिर जो गरीबी है, जो इकोनॉमिक जितने भी जो प्रॉब्लम्स एक कंट्री फेस करती है, और जो उस समय पर ये जो प्रॉब्लम्स थी वो फ्रांस में आई, इसका कारण इन्होंने यही दिया कि जो गवर्नमेंट की ज़्यादा इंटरफेरेंस थी, इसका रीज़न वही है। सो फिजियोक्रेट्स का मानना था कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। जैसे इसका जो इंटरफेयर है वो डिफेंस वगैरह पे, जो दूसरे देशों से अपने देश को प्रोटेक्ट करना वगैरह के जो काम होते हैं, रक्षा करने के जो काम होते हैं, सिर्फ इन्हीं में ही होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। और फिजियोक्रेट्स का मानना था कि जो गवर्नमेंट को जो है वो जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए, एक जो कंट्री है उसको एजुकेट करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो पब्लिक वर्क है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम फिजियोक्रेसी का क्रिटिकली इवैल्यूएशन करेंगे कि इसका क्रिटिसिज्म किस किस आधार पर हुआ था। सो जो मर्केंटालिज्म के खत्म होने के बाद जो फिजियोक्रेसी थी वो उद्भव हुई, जो कि मेनली फ्रांस में थी, और जो फिजियोक्रेट्स थे वो मर्केंटालिज्म के अगेंस्ट थे। जो मर्केंटालिज्म थे वो मानते थे कि जो रियल वेल्थ है एक कंट्री का वो जो है गोल्ड और जो प्रीशियस मेटल होती है उसमें होता है। बट जो फिजियोक्रेट्स थे वो मानते थे कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसी में ही जो है वो एक कंट्री का रियल वेल्थ है। जो मर्केंटलिज्म थे उसमें जो है वो एक्सपोर्ट को जो है वो मैक्सिमाइज करने की जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, और इंपोर्ट जो है मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने फेवर किया था। इन सारे जो इकोनॉमिक थॉट थे फिजियोक्रेट्स के, इनके चलते इनके कुछ एक जो सिचुएशन थी या फिर जो इकोनॉमिक थॉट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हुए। इन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर जो है सिर्फ अकेला ही प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन माना था। ये इनका सबसे पहला क्रिटिसिज्म था, क्योंकि अकेला एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्रोडक्टिव हो सकता है, और भी बहुत सारे जैसे कॉमर्स इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो भी प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो सिर्फ इनका जो आइडिया था एग्रीकल्चर को अकेला ही जो प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन मानने का, वो बहुत ही गलत था। एग्रीकल्चर के साथ साथ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक कंट्री की जो ग्रोथ है उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। जो फिजियोक्रेट्स थे उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग को अनप्रोडक्टिव माना है, तो ये भी उनकी एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा। और फिजियोक्रेट्स जो थे उन्होंने जो है लेबर की जो क्लासिफिकेशन है और लेबर को जो है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में विभाजित किया, वो जो कॉन्सेप्ट था उनका वो भी क्रिटिसाइज हुआ था बाद में। इन्होंने वैल्यू को जो है वो भी इग्नोर किया, तो इसी वजह से भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ है। फर्दर जो फिजियोक्रेट्स थे उन्होंने जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री को जो है वो कंप्लीट फ्रीडम, उन्होंने बताया कि इनको जो है कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए, बट जो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द ट्रेड है वो जो है इसमें उन्होंने नहीं समझाई थी। फिजियोक्रेट्स का जो एम था वो था एग्रीकल्चर को डेवलप करना। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो जो है सिर्फ एकमात्र सोर्स है वेल्थ को जनरेट करने का, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी उनका जो है क्रिटिसाइज हुआ या फिर उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। फर्दर जो फिजियोक्रेसी का क्रिटिसाइज हुआ वो इस बेस पर था कि फिजियोक्रेट्स जो थे वो मानते थे कि जो लैंडलॉर्ड है उस पर्टिकुलर लैंड का, उसको जो है सिर्फ वही जो है टैक्स पे करेगा, बाकी जो और लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर को एकमात्र प्रोडक्टिव सेक्टर माना था। तो उनके अनुसार जो पूरा का पूरा सरप्लस है वो जो है वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है, इसलिए जो लैंडलॉर्ड है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए। बट इनका जो आइडिया था वो जो था इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, और जो एग्रीकल्चर क्लासेस थी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी, तो इसलिए इसको इस बेस पर भी क्रिटिसाइज किया गया था। फिजियोक्रेसी के द्वारा दिए गए जो डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरीज थी उसको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरीज थी वो पूरी तरह से एलोकेट नहीं हो सकती थी एक कंट्री में, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था पर्टिकुलर क्लास के लिए था जो कि एग्रीकल्चरिस्ट थे, सिर्फ उन्हीं के लिए था। इसीलिए जो इसको जो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है इनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था।
इसी के साथ ही आपका धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा, और आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, और जो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आई होप कि जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसको समझने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको इसके जो डाउट्स है वो भी क्लियर करवाऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।